इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो क्या है और किस तरीके से इसने शेप लिया, ब्रीफ में ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब हम देख रहे थे कि इंडिया का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप थे, तो झाऊ एनलाई जो वहां के प्रीमियर थे और नेहरू जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो नेहरू चाइना गए, वो यहाँ से आए। जैसे हम लोग हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जाते हैं और एक अच्छे हालात चलते हैं, एक अच्छे रिलेशन चलते हैं, हम उनके घर पे जा रहे हैं तो वो हमारी बड़ी खातिर मदारत कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे हैं तो हम बड़ी आवभगत कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो रिलेशंस चल रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा इशू हुआ। उसमें इशू हुआ, वो कुछ डेवलपमेंट्स हुए उस वक्त में। नंबर वन ये हुआ कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर दिया। एनेक्स करना ये होता है, कट करने को बोलते हैं हम, एनेक्स करना। और मिलिट्री की जुबान में एनेक्स करने का मतलब होता है कि किसी एरिया को, किसी इलाके को अपने साथ मिला लेना, अपनी कंट्री के साथ मिला लेना। या तो वो आजाद इलाका हो या वो किसी दूसरी कंट्री का इलाका हो, तो उसको कट करके अपने साथ मिला देना, इसको बोलते हैं एनेक्स करना। आपने देखा होगा एनेक्सचर्स बोलते हैं, एनेक्सचर्स। जब आप कोई लेटर वगैरह भेजते हैं तो उसके अंदर एनेक्सचर्स लगाते हैं हम, उसके नीचे और क्या चीजें मिलाए हैं, जो मेन पार्ट है उसमें और क्या क्या चीजें मिलाए हैं, तो ये एनेक्स करना होता है। तो तिब्बत ने 1900 तिब्बत को चाइना ने एनेक्स कर लिया, अपने साथ मिला लिया। तो ये एक बफर था, हिस्टोरिकल बफर था दो कंट्रीज के बीच में, वो बफर हमारे पास खत्म हो गया। बफर क्या चीज होती है? बफर ये होता है कि जो दो कंट्रीज होती है, जैसे दो पड़ोसी होते हैं, तो जो अक्लमंद पड़ोसी होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो ये करते हैं कि दो घरों के बीच में मान लीजिए 1 फीट की जगह छोड़ दी, 6 इंच आपने छोड़ दी, 6 इंच उन्होंने छोड़ दी, या आप अक्लमंद है तो आपने पूरा 1 फीट छोड़ दिया, कि ये 1 फीट की जगह छोड़ के अपनी बाउंड्री वॉल बनाई। बाजू वाले की बाउंड्री वॉल 1 फीट के तो साइड में होगी, तो बीच में बफर इलाका है। इससे फायदा यह होता है कि झगड़े की नौबत कम आती है। अगर हम एकदम कट टू कट बाउंड्री वॉल बनाएंगे, आप और आपके पड़ोसी की बाउंड्री वॉल एकदम मिलकर बनी हुई होगी, तो हो सकता है कि आप बोले कि तुमने 4 इंच मेरी जगह ले ली, या वो क्लेम कर रहे कि नहीं आपने 2 इंच या 4 इंच हमारी जगह ले ली। इससे झगड़े की नौबत आ सकती है इतना कट टू कट बनाने से, इसलिए ये बफर रखा जाता है। ऐसा ही इंटरनेशनल रिलेशंस में दो कंट्रीज के बीच में जो खाली इलाका होता है, आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी अगर देखेंगे तो वहां पर नो मैन्स लैंड जिसे बोलते हैं, कि एक बीच में बड़ा एकदम एक लाइन पर बॉर्डर नहीं होता, एकदम एक लाइन पर बॉर्डर नहीं होता, कोई एक लाइन नहीं है बॉर्डर की। बॉर्डर का एक ऐसा बड़ा पट्टा है, बड़ा इलाका है, और वो यानी यहाँ से अगर इंडिया का बॉर्डर शुरू हो रहा है तो यहाँ से पाकिस्तान का शुरू होता है, और बीच में बड़ा इलाका हो सकता है। हो सकता है ये 200 मीटर हो, 500 मीटर हो, 1 किलोमीटर का चौड़ाई का ये इलाका हो, और लंबा पूरे बॉर्डर तक का ये इलाका हो, जिसे नो मैन्स लैंड कहते हैं। तो ये ना आपका होता है ना उनका होता है। ये इसलिए रखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, थोड़ा सा दूर रहा जाए, थोड़ा सा क्या रहा जाए, सामने वाले से दूर रहा जाए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बफर का। ये रिलेशंस के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फायदे होते हैं। अब कभी कभी क्या करती है जो दो बड़ी कंट्रीज होती है, तो वो किसी तीसरी कंट्री को, जो छोटी सी कंट्री है, उसको बफर बना लेती है। जैसे आप देखिए अफगानिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान का मैप देखेंगे तो ऐसा खींच कर उसको लाया गया है इंडिया का, बीच में बड़ा इलाका बफर के तौर पर रखा गया है। आप देखेंगे कश्मीर के ऊपर जो है वो खींचा हुआ है, तो वो इसलिए ब्रिटिश ने किया था उस वक्त में, ताकि सोवियत यूनियन जो उस वक्त मजबूत हो रहा था, जब ब्रिटिश ने हुकूमत करते थे, तो वो उससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहते थे, वो बीच में क्या रखना चाहते थे, बफर रखना चाहते थे। चाइना के और हमारे बीच में बफर था तिब्बत, बहुत बड़ा इलाका था। तो तिब्बत फ्रेंडली नेशन था, हमारा भी फ्रेंडली नेशन था, और वो तो उसको क्लेम करते थे कि भाई तिब्बत हमारा पार्ट है। चाइना ने जब इसको एनेक्स किया तो हमारे बॉर्डर एकदम बाजू बाजू में आ गए, हमारे बॉर्डर एकदम लगकर एक दूसरे से आ गए, और ये हमारी एक दिक्कत की बात होगी। अब शुरुआत में जब ये एनेक्सर हुआ, भाई आपके पड़ोस में जब कुछ होता है, आपके रिश्तेदारों में जब कुछ होता है, कोई एक गलत काम करता है, कोई नाइंसाफी करता है, या कोई ये कर रहा है कि किसी घर पर कब्जा कर लिया, किसी ने बाजू वाले घर पर कब्जा कर लिया, आप जब उसको, आपको लगता है ये गलत हो रहा है लेकिन आप उसके ऊपर आवाज नहीं उठाते, तो ये आगे चलकर हो सकता है कि आप पर भी वो हमला हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो शुरू शुरू में इंडिया ने उसको अपोज नहीं किया,
लेकिन जैसे जैसे वहां इंफॉर्मेशन आई कि तिब्बत के अंदर बहुत ज्यादा सप्रेशन कर रहे हैं, वहां के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी सी परेशान हो गई। उसने ये किया कि वहां की जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा को कहा कि दलाई लामा ने पॉलिटिकल अजाइलम मांगा। पॉलिटिकल अजाइलम ये होता है कि आप एक कंट्री के अंदर अगर हैं और उस कंट्री के खिलाफ में है और उस कंट्री ने आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया या आपको देशद्रोही करार दे दिया, तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाकर पनाह लेते हैं। तो वैसी पनाह किसने मांगी? दलाई लामा ने मांगी। अब आमतौर से ये कोई थर्ड कंट्री में जाना चाहिए। दलाई लामा ने भी पनाह मांगी इंडिया में और इंडिया ने भी पनाह दे दी। और उसमें यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि तुम हमारे खिलाफ इनको भड़का रहे हो, तिब्बत वालों को किसके खिलाफ भड़का रहे हो? हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। ये ऐसा ही है कि वो ताया के घर में, बड़े अब्बा के घर के अंदर जो उनका बेटा था वो बागी हो गया। वो बेटा वो झगड़ वगड़ के आ गया बड़े अब्बा से, तो आपके अब्बा जो कि वो लड़के के चचा है, उसने बोले तू मेरे पास आके रह जा। तब ताया को ये डाउट जा रहा है कि ये जो मेरा भाई है ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो ताया ने वो समझ के रखे थे कि ये इस तरीके से कर रहा है। तो ऐसे ही चाइना जो है, हमारे जो ताऊ है चाइना, तो उनको लगा कि क्या हो रहा है, इंडिया जो है वो ये भड़का रहा है। और आमतौर से नेशंस ऐसा करते रहते हैं, एक दूसरे को तोड़ने की फिराक में रहते हैं। आगे हम देखेंगे इस बारे में कुछ और चीजें। तो इससे पहले ये हुआ कि इंडिया और चाइना के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट भी आ गया था। एक तो तिब्बत एनेक्स हुआ, दूसरा बाउंड्री डिस्प्यूट आ गया। इंडिया ने कहा कि भाई जो बाउंड्री का मैटर है वो कॉलोनियल टाइम में सेटल हो चुका। ब्रिटिश हमारे पास भी थे, ब्रिटिश आपके पास भी थे, उन्होंने जो बाउंड्री बोली वो फाइनल। और चाइना ने बोला नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। चाइना ने बोला ये नहीं चलेगा, वो जो कॉलोनियल लोग थे, हम लोग गुलाम थे, वो हम नहीं मानते, वो पुरानी बातें हम नहीं मानेंगे, अपन वापस से डिसाइड करेंगे। अब डिस्प्यूट कहाँ कहाँ पर था? दो जगहों पर ये डिस्प्यूट था। एक तो जो कश्मीर के ऊपर जो कश्मीर का पार्ट है, अक्साई चीन का इलाका है, उसके ऊपर चाइना क्लेम करता था। दूसरा तकरीबन तकरीबन अरुणाचल प्रदेश, तकरीबन पूरा अरुणाचल प्रदेश, उसको चाइना क्लेम करता था। आपने रिसेंटली सुना होगा, गालिबन आपके वेंकैया नायडू वहां पर गए तो उन्होंने उसके ऊपर सवाल उठाया। और ना सिर्फ वेंकैया नायडू, वहां पर दूसरे कोई होम मिनिस्टर आ जाते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी लोग जाते थे, मनमोहन सिंह भी गए थे, उस पर भी वो उठाते थे। और वो यानी कि आवाज उठाते थे कि ये हमारा इलाका है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए, यानी अरुणाचल के अंदर, हाँ, जो कि अभी ऑफिशियली हमारा पार्ट है। फिर वो लोग ये भी करते थे, उन्होंने एक काम ये करना शुरू किया कि अरुणाचल प्रदेश से जो लोग चाइना जाते थे, तो चाइना वाले वो लोगों को वीजा ही नहीं लगाते थे। स्टेपल वीजा एक कुछ इशू निकला था कि जो नॉर्मल वीजा होता है ना, इंडियन पासपोर्ट बताएंगे वो, और वो इंडियन पासपोर्ट पे वीजा, तो वो बोलते थे भाई ये तो आपकी कंट्री है, आप अरुणाचल के जो लोग हैं वो हमारी कंट्री के लोग हैं, आप आ जाइए, आपको वीजा वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने ये दो इलाकों पर चाइना क्या करता है, क्लेम करता है कि दो इलाके हमारे हैं। अब असल इशू ये है कि चाइना को अरुणाचल से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है, लेकिन वो उसको इसलिए भी उठाता है इशू को, उसको अक्साई चीन चाहिए। तो मतलब एक चीज चाहिए ना, तो एक दूसरा इशू भी उठा दो। और ये इशू सिर्फ इसलिए उठाओ कि आपको वो दूसरे के अंदर बार्गेनिंग करने में आसानी हो, कि और सामने वाला यानी कि इंडिया जो है या कोई, वो आपके पास टेबल पर बैठ गया, अच्छा ठीक है चलो तुम अरुणाचल छोड़ दो, अक्साई चीन ले लो। अक्साई चीन देखो, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके लिए अभी भी वहां से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वहां से रोड जा रहे हैं, वहां से पाकिस्तान होते हुए जा रहे हैं। सीपा जिसे बोलते हैं, चाइना सीपी क्या होते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो के पार्ट है इनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। इनको असल में एंट्री चाहिए इंडियन ओशन तक। आपको कल हमारी बात हुई कि इंडिया एकदम यानी कि बीचों बीच बैठा हुआ है इंडियन ओशन के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। रशिया परेशान था, ये अफगानिस्तान पे जो हमला किया था ना 1979 के अंदर यूएसएसआर ने, वो इसलिए किया था क्योंकि उसको इंडियन ओशन में आना था। चाइना जो अभी ये सब कर रहा है, पाकिस्तान से, कश्मीर से जो अक्साई चीन वगैरह है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से भी रोड लेकर जा रहा है, पाकिस्तान होते हुए वो इंडियन ओशन के अंदर ग्वादार वगैरह पोर्ट तक जाएंगे। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इंडियन ओशन में आना है। और हम लोग इंडियन ओशन में बैठे हुए इतने सालों से लेकिन हम लोग उसका बहुत ज्यादा हमने क्या किया है, फायदा नहीं उठाया है। अब वो उस वक्त में जो अरुणाचल प्रदेश था उसको नेपा कहते थे। उसको क्या कहते थे हम? उसको नेपा कहते थे, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी।
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और 1957 और 1959 के बीच में चाइनीज ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया और स्ट्रेटेजिक रोड वहां पर उस वक्त भी बनाया था, और अभी तो और बड़ा रोड क्या कर रहे हैं ये वहां पर बना रहे हैं। अब बातचीत चलती रही लीडर्स के बीच में, ये कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ सॉल्व हो नहीं पाया और छोटे मोटे झगड़े होते रहे। और यानी कि अभी कैसा चल रहा था, आपने देखा होगा कि चाइनीज हमारे पास आ गए थे और वो फौज लेकर आ रहे हैं, हम फौज लेकर आ रहे हैं, हम खड़े हैं, वो खड़े हुए हैं, थोड़ी सा झगड़ा हो रहा है, हमने उनके फौजों को पकड़ लिया, उन्होंने हमारे फौजों को पकड़ लिया। तो ये सारी चीजें चलती रही। दूसरी बुक में जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी है, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक चैप्टर आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ये था, क्यूबा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। क्यूबा कहाँ पर है? क्यूबा आपके जो ये साउथ अमेरिका है और ये नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से है। तो ये दोनों के बीच में कौन है? आपका क्यूबा है। क्यूबा के अंदर फिदेल कास्ट्रो का आपने नाम सुना होगा, बड़े बूढ़े हो चुके हैं और शायद अभी उनके भाई राउल कास्ट्रो वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। ची गुएरा की आपने फोटो जरूर देखी होगी। ची गुएरा का इस तरीके से एक वो आता है कि उन्होंने वो रखा हुआ है जो मुंह पे क्या कहते हैं उसे, सिगार कहेंगे क्या हम लोग, बराबर सिगार जो होता है, क्यूबन सिगार रखा हुआ है उन्होंने, और सर पे हैट पहनी हुई है और बाल थोड़े से लंबे। एक फोटो अक्सर लोगों के टी शर्ट्स पर वो फोटो होता है। तो ये यानी कि जो थोड़ा सा रिबेल टाइप होते हैं, जो थोड़ा सा रिबेल टाइप होते हैं, वो लोगों के होता है ची गुएरा का फोटो। तो वो क्यूबा के थे। तो वहां पर हुआ ये कि क्यूबा वाले कम्युनिस्ट, उनके ऊपर यहाँ पर ये आपका जो यूएस है ये कैपिटलिस्ट, और यूएसएसआर आपका रशिया सोवियत यूनियन ये कम्युनिस्ट। तो यूएसएसआर ने ये क्या किया कि चुपके से एक सबमरीन भेजी, न्यूक्लियर सबमरीन। न्यूक्लियर सबमरीन बोले तो बहुत खतरनाक चीज, क्योंकि सबसे खतरनाक वेपन न्यूक्लियर वेपन, और वो वेपन को जो लेके सबमरीन जा रही है वो होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो चुपके उन्होंने भेज दिया क्यूबा तक, और क्यूबा में उन्होंने उसको इंस्टॉल कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैकयार्ड में इतना नजदीक इतने खतरनाक वेपन्स आए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका परेशान हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस फेल हो गई। आमतौर से ऐसा होना नहीं चाहिए। लोगों को ये मालूम पड़ जाता है, जिनकी इंटेलिजेंस वगैरह जो होती है, कि भाई ऐसा कुछ हरकत चल रही है, और वो उसको पहले रोक लेते हैं। इंटेलिजेंस फेल हुई, बड़ा चुपके इन्होंने वहां पर पहुंचा दिया, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी क्यूबा के लिए भी और आपके रशिया के लिए भी। क्यूबा के अंदर अमेरिका ने बहुत ज्यादा ट्राई किया था कि वहां पर कू करवा दे, कू यानी कि या फिर रिवोल्ट करवा दे वहां पर, और वहां की गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दे, लेकिन वो यानी बे ऑफ पिच वगैरह के वहां पे कुछ इंसिडेंट्स आते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें। तो अब वो क्यूबा का चल रहा था मिसाइल क्राइसिस, यानी दो सुपर पावर, एक तरफ यूएसएसआर, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये लोग के भिड़ने की एकदम बारी आ चुकी थी। अब इसी वक्त में चाइना ने इसका फायदा उठा के 1962 के अंदर, जब ये लोग वहां पर दो बड़े लोग जो है वो क्या कर रहे थे, यानी मतलब ऐसा है, मान लो घर में कोल्ड वॉर चल रही है, एक सुपर पावर अम्मी है, एक सुपर पावर अब्बा है, दोनों वहां पर लड़ रहे हैं। तो वो फायदा उठाकर एक भाई क्या करे, अपने छोटे भाई को या छोटी बहन को यहाँ पर उसकी मार पिटाई कर दे। वहां पर अम्मा अब्बा का झगड़ा हो रहा है और यहाँ पर यानी अब वो लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। तो ऐसा चाइना ने किया, पकड़ के किसको सूट दिया, इंडिया को। बड़ा खतरनाक इसने क्या कर दिया, बहुत यानी हमारे लिए बड़ा ह्यूमिलिएशन वाली बात थी वो, उसने अटैक कर दिया। तो अब इसके भी टू वे उसमें अटैक हुए। पहली जो अटैक हुआ तो वो एक वीक चला और उन्होंने अरुणाचल में कुछ इलाकों को कैप्चर कर लिया, अरुणाचल प्रदेश आपका। दूसरा वेव जो अटैक का था तो वो अगले महीने आया, और उसके अंदर ये हुआ कि वेस्टर्न लद्दाख में हम लोग कुछ रोक पाए उनको, लद्दाख का जो इलाका था वहां पर थोड़ा सा रोक पाए, लेकिन यहाँ पर ईस्ट में अरुणाचल के अंदर वो पूरा असम के प्लेन्स तक आ गए, यानी पूरा घर में घुस गए। बोलते ना घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा, तो पूरा घर तक हमारे आ गए। और फिर चाइना ने क्या किया कि इतना घर में घुसने के बाद और मारने के बाद खूब क्या किया, हमको यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। अब ये यहाँ पर बोल रहा है ये जो बच्चा है कि लता मंगेशकर का जो है बड़ा दर्द भरा गाना है वो, कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे गोली। अच्छा सॉन्ग है वो। तो पंडित पंडित नेहरू उस वक्त रोने लगे, क्योंकि पंडित नेहरू के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, सबसे बड़ा सेटबैक था। मतलब ये है कि आप बड़े खुशी खुशी, पंडित नेहरू तो मतलब आईएएस बन गए थे ना। इंडिया इंडिया को जब उन्होंने आजाद करवा लिया तो उनकी जीत ऐसी थी जैसे आप आईएएस बन जाओ। तो आपकी कैसी जीत होगी, कितने खुश हो गए आप, और आईएएस टॉप कर लिया आपने। अब खुशी खुशी आप बन के कलेक्टर वलेक्टर बन के बैठे हुए हो, और कलेक्टर बन के बैठे हुए हो आप, और कोई नेता आ जाए, कोई लीडर आ जाए और भरी पब्लिक के अंदर आपको खूब पीट दे, पूरे मीडिया के कैमरों के सामने आपकी खूब पिटाई कर दी, तो आपको जो बेइज्जती फील होगी, वैसी बेइज्जती किसको फील हुई थी, वैसी पंडित नेहरू को फील हुई थी। इंडिया की जो इमेज थी वो बहुत खराब हुई थी, हमारे पास घर में भी और बाहर भी, यानी पिट गए ना हम। पिट कर जब आते हैं तो थोड़ी इमेज तो क्या होती है, खराब होती है। हम लोग को फिर दूसरे लोगों से मदद लेना पड़ा, जिन लोगों से हम मदद नहीं लेते थे, हम थोड़ा सोवरेनिटी की बात करते थे कि हम आजाद हैं, तो अमेरिका से और ब्रिटेन से मदद लेना पड़ा। ये ऐसा ही है कि आप और मैं, अगर हमारा कहीं पर झगड़ा हो रहा है तो हम किसी पड़ोस में, या मान लीजिए एक लोकल लीडर है, एक लोकल गुंडा है, एक लोकल बड़ा आदमी है, जिससे हम थोड़ा सा चिढ़ते हैं, जिस पर हमको थोड़ा सा गुस्सा है, वो उसूली बात नहीं करता, लेकिन जब आप पर हमला हो गया तो आपको मजबूरन उसके पास जाना पड़ा और उसकी मदद लेनी पड़ी। तो इंडिया को जाकर अमेरिका और ब्रिटेन से मिलिट्री असिस्टेंस लेना पड़ा। सोवियत यूनियन उस वक्त में न्यूट्रल रहा, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वगैरह भी थी और चाइना से उनके ताल्लुकात भी थे, और इस वजह से हमको बहुत ज्यादा एक ह्यूमिलिएशन फील हुआ, बड़ी बेइज्जती फील हुई इंडिया को। और जो टॉप आर्मी कमांडर्स थे उन्होंने या तो रिजाइन कर दिया या उनको रिटायर कर दिया गया। नेहरू के बड़े क्लोज एसोसिएट थे वी के कृष्णा मेनन, हमारे भांडुप में बॉम्बे के अंदर, मतलब जहां पर अभी मैं बैठा हुआ हूँ यहीं पर, यहाँ से पास में ही कॉलेज है मेनन कॉलेज। बचपन से मैं सुनता था उसका नाम, मेनन कॉलेज है, मेनन कॉलेज है, भांडुप ईस्ट में है। तो वो जब फिर हमने ये बुक वगैरह पढ़ी तो समझ में अच्छा 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 अच्छा, ये वो मेनन साहब है जो वी के कृष्णा मेनन साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर बोलेंगे, और कैबिनेट में थे, उनको कैबिनेट छोड़नी पड़ी। बड़ा खास बंदा, अपने बड़े खास, मतलब ये ऐसा ही है, मोटा मोटा ये समझिए कि नरेंद्र मोदी को इतना ज्यादा बैकफुट पे आना पड़े कि अमित शाह को रिजाइन कर देना पड़े, इस तरीके से, या सिमिलर आप समझ लीजिए। नेहरू का खुद का जो स्टेचर था, स्टेचर बोलते हैं, उनकी जो इज्जत शान और शौकत उनकी जो थी, उसको भी बहुत ज्यादा आंच आई उस पर भी, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। उनको जो नाइव असेसमेंट है, नाइव कहते हैं भोला भाला एकदम, कि इतने कैसे तुम बेवकूफ हो सकते हो, तुमको समझा नहीं क्या वो तुमको मारने वाला है, वो हमला करने वाला है, तुमको ये बात समझ में नहीं आई क्या, और तुमने जाकर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया वहां पर। भाई प्रिपेयर नहीं रहे ना आपने क्या किया। वो जो नेता ने, मतलब जो आईएएस आप बन गए थे, जो मिसाल दिया मैं आपको, मान लीजिए आप किसी नेता के घर पर गए, आपको नेता ने बुला लिया या नेता आपके ऑफिस में आया, तो आपने अपनी सिक्योरिटी का कुछ इंतजाम नहीं किया, आपने अपनी सिक्योरिटी उससे बैठकर बात कर रहे हैं, हाँ जी जी, और जैसी बात कर रहे हैं उसने छपाछप आपको मारना शुरू कर दिया, तो लोग आपको बोल रहे हैं आप इतना कैसे बेवकूफ है, तुझे मालूम नहीं था कि वो इस तरीके से हरकत कर सकता है, तूने थोड़ा दूर रखना चाहिए था, वहां पे मार्शल्स को बुलाना चाहिए था, पुलिस को रखना चाहिए था ऑफिस में, तेरे को नहीं समझा गया इतना। तो इस तरीके से नेहरू को कहा गया। अब पहली बार 1950 के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट इनकी बनी थी, 52 के बाद में गवर्नमेंट बनी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार नेहरू के खिलाफ, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, ये आप सब जानते हैं। और बड़ा हीटेड डिबेट हुआ लोकसभा के अंदर कि ये क्या बेइज्जती लेकर आए हैं हमारे घर के ऊपर। इसके बाद कांग्रेस में कुछ बाई इलेक्शन हारी। बाई इलेक्शन बोलते हैं कि जो मान लीजिए औरंगाबाद में आपका इलेक्शन हो जाए, बम्बई की किसी एक लोकसभा सीट पर इलेक्शन हो जाए, उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। और पॉलिटिकल मूड जो कंट्री का था वो चेंज होने लग गया। जैसे मोदी जी का मामला है कि पूरा मोदी जी यहाँ वहां घूम रहे हैं, जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, और बड़े पॉपुलर लीडर है। वैसा ही मामला नेहरू जी का था। और कोरोना से इनकी इमेज डेंट हुई है, मोदी जी की इमेज डेंट हुई है कोरोना से, वैसी या उससे ज्यादा बुरी जो डेंट हुई थी इमेज, वो नेहरू जी की डेंट हुई थी। और पॉलिटिकल मूड अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंट्री में चेंज हो रहा है। लोग जो सोचते थे नहीं नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, जैसा लोग अभी सोचते हैं मोदी जी, तो वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी आपको यूपी वगैरह के इलेक्शन हो गए, उसके रिजल्ट आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल मूड कितना ज्यादा चेंज हुआ है। यूपी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इस चीज के लिए। फिर तकरीबन 1976 तक
तकरीबन 10 साल लग गए। 62 से 72 तक हमने चाइना से बातचीत ही नहीं। डिप्लोमेटिक रिलेशन किसको बोलते हैं? आपका झगड़ा हो गया, चचा के बेटे से झगड़ा हो गया, चचा से हो गया, किससे भी हो गया, खूब मार पिटाई हो गई, अब आप घर पे नहीं जा रहे, बातचीत नहीं है, ना उनकी तरफ से शादी का आपको कार्ड आता है, ना आपकी तरफ से शादी का कार्ड उनको जाता है, ना मैयत में जा रहे, ना शादी में जा रहे, वैसा ये डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो होते हैं। तो हम लोगों ने वो यानी कि रेज्यूम किए ही नहीं। फिर बाद में 1976 के अंदर फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन ये बोलते हैं कि जो आम तौर से रस्मी चीजें होती है कि हमारी तरफ से कोई आपके पास आएगा, आपकी तरफ से कोई हमारे पास आएगा, फिर कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है, हम कुछ कर रहे हैं तो आपको बोलकर करते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको बोलकर, कुछ कर रहे हैं तो आपको बोलकर करते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीजें की जाती है डिप्लोमेसी के अंदर। तो वो फिर इतना साल लग गए उसको, क्योंकि एक बार जब मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो बहुत यानी कि एक बार जो वो लकीर आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है फिर से सारी चीजों को लाइन पर लाने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे एक उस वक्त के टॉप लीडर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे उस वक्त। 1979 के अंदर बीच में जब दूसरी गवर्नमेंट आई थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, इमरजेंसी लगाने के बाद जो दूसरी कुछ कोलिशन गवर्नमेंट वगैरह बनी थी, तो उसमें वो 1979 में चाइना जाकर, फिर राजीव गांधी गए, यानी कि इंदिरा गांधी कभी चाइना गई नहीं, बाजू में चाइना है, अपना पड़ोस है, कभी 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 नहीं गई चाइना। तो ये जैसा कि मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं जा पाए। क्यों मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं जा पाए? क्योंकि 1999 में कारगिल हो गया था। कारगिल हुआ तो 2004 से लेकर 14 तक 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन कभी पाकिस्तान गए नहीं, हालांकि उनकी पैदाइश वहां हुई थी और वो वहां जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे, कारगिल हो गया। कारगिल के बाद 2001 में या दो में हुआ आपका संसद पे हमला हो गया। उसके बाद फिर जो बम ब्लास्ट होते रहे उसमें कुछ के जो इल्जाम वो पाकिस्तान आईएसआई पर लगे। 2008 का जो बॉम्बे का अटैक हुआ था ताज होटल वाला, मुंबई अटैक 26 नवंबर वाले, तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा, तो उसके बाद और नहीं जा पाई। इस तरीके से यानी चीजें चलती रही, तो उनको मौका, फिर 2011 के अंदर उसामा बिन लादेन वहां मिल गए अहमदाबाद में, यूएस ने वहां पर स्ट्राइक कर दिया, तो ये जा ही नहीं पाए। तो 10 साल तक आपका पड़ोसी, आप उसके पास नहीं जा पाए। तो पूरा इंदिरा गांधी का पूरा पीरियड वो कभी चाइना गई ही नहीं, और बाद में फिर राजीव गांधी वहां पर गए, और उसके बाद से फिर ज्यादा हमारी ट्रेड को लेकर बातचीत होती है, और यानी कि ठीक है मतलब यानी ट्रेड के लिए बात करेंगे, बाकी दूसरी बातचीत नहीं होती है। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर और कुछ इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। हकीकत करके एक पिक्चर है, इसमें कुछ फौजियों वगैरह के बारे में बताया गया है। सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट से अपोजिशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा। सीनो क्यों बोल रहे हैं इसको? सीनो सीनो क्यों बोल रहे हैं? सीनो ये उर्दू वाला सीनो नहीं है, सीने, सीनो, सीनो इंडियन जब बोलेंगे तो इसका मतलब होगा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप, क्योंकि इंडो चाइना हम बोलते हैं जो बीच की दूसरी कंट्रीज है ना हमारी, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम वगैरह, ये इलाके को इंडो चाइना बोलते हैं, तो मतलब गलत हो जाएगा। तो सही टर्म उसके लिए क्या होती है? जब इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप हम बोलते हैं तो इंडो चाइना तो नहीं बोलना है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप बोलेंगे तो चल जाएगा, इंडिया चाइना रिलेशनशिप बोलेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा इंडो चाइना बोल रहा है, इंडो पाक हम बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको सीनो इंडियन रिलेशनशिप बोलने पड़ेंगे, इंडो चाइना नहीं बोल सकते। इंडो चाइना बोले तो एक दूसरा इलाके का नाम फिर वो हो जाएगा। तो सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अपोजिशन, हमारे पास अपोजिशन पार्टी थी, उस पर भी असर पड़ा, क्योंकि चाइना और सोवियत यूनियन में झगड़ा हो रहा था। चाइना, अब आप बोलोगे कि ये भी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, वो भी कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, तो असल में वो हर जगह ऐसा ही होता है, यानी कि ये क्या कहेंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला झगड़ा है, यानी कि जो हमारे पास होता है ना सुन्नी वहाबी, सुन्नी देवबंदी वाला झगड़ा, वैसा है तो मुसलमान, लेकिन ये दोनों में क्यों झगड़ा है? तो वैसा ही झगड़ा आपका चाइना और सोवियत के अंदर होने लगा। तो इंडिया की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई थी, वो बन गई, जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे वो बन गए सीपीआई के अंदर रहे, जो ओरिजिनल कम्युनिस्ट पार्टी थी, और वो कांग्रेस को सपोर्ट करने लगी, क्योंकि कांग्रेस और गवर्नमेंट वो सपोर्ट करती थी यूएसएसआर को ज्यादा, चाइना से ज्यादा यूएसएसआर को सपोर्ट करेगी। सीधी सी बात है, चाइना ने पकड़ के हमको पीटा हुआ है, यूएसएसआर हमारा दोस्त है, हमको काफी मदद करता रहता है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। और दूसरा जो फैक्शन था जो चाइना से नजदीक था, तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो गया, यानी हमारे कंट्री के अंदर अपोजिशन के अंदर इस तरीके से असर पड़ा इंटरनेशनल
रिलेशंस का। फिर पार्टी टूट गई, सीपीआई जो थी वो पार्टी टूट गई 1964 के अंदर, और जो दूसरे लोग थे जो सपोर्ट करते थे चाइना को, उन्होंने बना ली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम। क्या कहते हैं इसे? सीपीआईएम। अच्छा, इसके बाद और इसमें भी टूटा। सीपीआईएम बनने के बाद इसके अंदर और एक बना सीपीआई एमएल, माओइस्ट लेनिनिस्ट। माओ बोलते ना, माओ, MOA, माओ, माओ जेडोंग वाला, चाइना वाले जो थे ना, माओ जेडोंग, द पावर फ्लोज थ्रू बैरल ऑफ अ गन। तो वो पार्टी वहां पर बन गई, सीपीआई वगैरह। हिंदू वाला जो है वो हिंदू वाला कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है। तो उसका जो टिल्ट होता है, उसके ऊपर एक इल्जाम ये लगता है द हिंदू न्यूज़पेपर पे कि इसके जो एडिटोरियल वगैरह होते हैं और इसकी जो रिपोर्टिंग होती है, तो चाइना के अगेंस्ट पे ये जाता नहीं। और आप उसको थोड़ा सा महसूस करेंगे कि हाँ, ये उस तरीके की बात है कि थोड़ा सा चाइना के ये फेवर की बात करते थे, या चाइना के जितना अगेंस्ट में जाना चाहिए उतना नहीं जाते हैं। तो फिर सीपीआईएम के कई लीडर थे वो प्रो चाइना बन गए कि भाई हम किसको सपोर्ट करते हैं, हम चाइना को सपोर्ट करते हैं। चाइना की वजह से इंडियन लीडरशिप बड़ी अलर्ट हो गई, और जो वहां पर नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है, वहां की वोलेटाइल सिचुएशन है, उसके ऊपर वो ध्यान देने लगी। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं छोटी छोटी तहरीकें उठ रही थी, छोटी छोटी मूवमेंट्स उठ रही थी, वो स्टेटहुड के लिए थी। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये अपने जो भी बच्चे लोग हैं नॉर्थ ईस्ट के, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर, ये लोग सब लोग, तो ये लोगों को अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, ये लोग जो बोल रहे हैं बाइक चाहिए बाइक ले ले, और मोबाइल चाहिए मोबाइल ले ले, लेकिन शांत बैठ। अभी कैसा है कि बाहर अपना झगड़ा चल रहा है, ये लोगों को अभी अपन पंगा ये लोग से नहीं ले सकते। तो नॉर्थ ईस्ट वालों को बोले ठीक है, क्या चाहिए, स्टेट रूट चाहिए, ठीक है, स्टेट बना दिया। तो कौन कौन से आपके वहां पर मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, ये लोगों को क्या बना दिया गया, स्टेट हुड। फिर किसी को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया उसमें, लेकिन लेजिस्लेचर दे दिया गया। तो इस तरीके से जो डिमांड्स थी उसको ज्यादा से ज्यादा मानने की हमने कोशिश की, ताकि चाइना से कभी हमारा झगड़ा लफड़ा हो तो ये जो छुटपुट लोग हैं ये उनको सपोर्ट ना करते, ये हमारी तरफ में रहे। एक तो वो इलाका जो है काफी आइसोलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका एक्सट्रीमली अंडर डेवलप्ड है, और नेशनल इंटीग्रेशन, इंडिया को एक रखने के अंदर ये बहुत ज्यादा दिक्कत है ये इलाके के अंदर, और पॉलिटिकल यूनिटी के लिए इसको पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है। ऊपर से चाइना है, नीचे से बांग्लादेश है, उस वक्त में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहां पर। आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो छोटा सा चिकन स्नैक जिसको बोलते हैं ना, पतला एक इंडिया जो गया हुआ है बांग्लादेश के ऊपर। तो वो जो बीच में इसको अरेस्ट किया आपके शर्जिल इमाम को, तो सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के अंदर, वो इसीलिए अरेस्ट किया कि वो बोल रहा था भाई इसको ब्लॉक करो। क्या कह रहा था वो, इसको ब्लॉक कर दो, इसीलिए उसके खिलाफ देशद्रोह वगैरह का केस लगा दिया गया है। अब पाकिस्तान के साथ हमारा क्या मामला रहा, पाकिस्तान के साथ जो वॉर्स वगैरह हुई, तो सबसे पहले तो जैसे ही पाकिस्तान बना हमारा खिटपिट शुरू हो गई। उन्होंने क्या किया, वहां पर वो लोगों ने बोला कि भाई कब्जा करो। उन्होंने क्या बोला, कब्जा करो, यानी मान लो घर है, घर अभी बंटवारा हो रहा है, सामान वामान यहाँ लेके जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उतने में पड़ोसी ने क्या किया, एक कमरे पे अपना कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान वैसे ही पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने वहां से जो मुजाहिदीन थे, खास करके वहां के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले जो लोग थे, पठान जो लोग थे, और फिर इंडिया ये भी इल्जाम लगाता है कि वहां के जो फौजी थे वो लोगों ने ट्राइबल लोगों का लिबास पहना हुआ था, और उनके कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने कश्मीर पर हमला किया था, बाकायदा फौजी एक्शन था। तो उन्होंने जितना हिस्सा कब्जे में आया उतना कब्जे में ले लिया। तो हम आप देखते हैं डिस्प्यूटेड कश्मीर, देखिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, POK मैप में आप देखिए, तो वो उसी वक्त में लिया हुआ है 1947 के अंदर। अब 1947 में लेकिन हमारी बड़ी वॉर नहीं हुई। फिर ये जो इशू था इंडिया पाकिस्तान का, कश्मीर का मसला चल रहा था, वो UN के अंदर चला गया। और उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि इंडिया का जो रिलेशन US से है और चाइना से, उसमें पाकिस्तान हमेशा बीच में आ ही जाता है। यानी हम डायरेक्टली इनसे रिलेशन नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते, क्योंकि वो उनको पाकिस्तान को भी देखना है, उनको क्या करना है, हमेशा पाकिस्तान को भी देखना है। ये ऐसा ही है कि जैसे हमारे अम्मी अब्बा के साथ रिलेशन होते हैं, तो अम्मी अब्बा हो सकता है चाहते हैं कि भाई इसको हम मोबाइल दिला दे, बाइक दिला दे, और कुछ दिला दे, लेकिन वो बहन बैठी हुई है बाजू में, वो भाई बैठा हुआ है बाजू में, भाई से अपन लड़ उड़ के बैठे हैं,
लेकिन अम्मी अब्बा को ये सोचना पड़ता है कि अगर इसको हम दिलाए तो ये क्या बोलेगा, और उसको करते टाइम ये सोचना पड़ता है कि इसके साथ हमने कुछ रिलेशन करे तो ये क्या बोलेगा। तो दूसरों के लिए भी दिक्कत है इससे, और हमारे लिए भी दिक्कत है। अब कश्मीर में ये हुआ कि ठीक है, कश्मीर में काफी हिस्से पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन इससे हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन जारी रहा। खास करके जो औरतों को अगवा कर लिया गया था, पार्टीशन जब हुआ तो बड़ा हॉरिफिक वायलेंस हुआ दोनों जगह पर, बहुत ज्यादा लाखों लोग मारे गए, औरतों को अगवा कर दिया गया, रेप्स हुए, सारी चीजें हुई। तो उसमें ये था कि भाई ये दोनों तरफ से हुआ, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स ही इन्वॉल्व थे या फिर हिंदूज इन्वॉल्व थे या सिख इन्वॉल्व थे, ये दोनों तरफ के लोगों ने, इंडिया वालों ने, पाकिस्तान वालों ने इस तरीके से किया। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो औरतें हम इंडिया की वहां चली गई थी, और वहां की औरतें जो यहाँ पर रह गई थी जिनको अगवा कर लिया गया था, तो गवर्नमेंट ने बाकायदा, दोनों गवर्नमेंट ने एक दूसरे के साथ टाई अप करके ये कोशिश की कि अगवा हुई औरतों को छुड़वा कर वापिस अपनी फैमिलीज में भेजा जाए। राजेंद्र सिंह बेदी ने उर्दू लिटरेचर वगैरह के अंदर जो है वो जो एक कहानियां हैं उनकी, तो उसमें एक कहानी इस इशू को लेकर भी है, या जो खवातीन में भी एक इशू है। फिर ये हुआ कि एक हमारा डिस्प्यूट था रिवर वाटर शेयरिंग के बारे में। भाई कुछ भी नहीं है, वो जो गालिब जो कहते थे ना, बाजी चाहिए इत्तेफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है यहाँ रोज होता है तमाशा यहाँ मेरे आगे, तो वैसा ही है। आप लोग नहीं लड़ते हो क्या? एशियन लोग किस बात पर लड़ते हैं बताओ? इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले मोहल्ले में किस बात पर लड़ाई होती? पानी के ऊपर लड़ाई होती नहीं होती कि हमारा नल तुमने वहां से ये कर दिया, तुम मोटर जो है, आपकी मोटर थोड़ी ज्यादा पावरफुल है और आपके पास स्लोप ज्यादा है और तुमने थोड़ा मोटा पाइप डाल दिया, इसी के ऊपर हम लड़ते हैं। फिर बाद में कुछ एग्रीमेंट होता है, ठीक है इतने बजे से इतने बजे तक तुम ले लेना, इतने बजे से इतने बजे तक तुम ले लेना पानी। तो यही इंटरनेशनल लेवल पर भी है, इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते हैं किसके ऊपर? इंडस वाटर के ऊपर। तो फिर लड़ भिड़ रहे थे, तो बाद में हमने बोला ठीक है एक काम करते, चलो अपन इंडस वाटर ट्रीटी कर लेते हैं। तो नेहरू और जनरल अयूब खान वहां के थे, तो उन दोनों के बीच में 1960 के अंदर ये ट्रीटी हुई, इंडस वाटर ट्रीटी। और इसकी वजह से काफी, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म वो चलती रही, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ। ट्रीटी ने अच्छा काम किया, यानी थोड़ा सा दोनों भी उससे थोड़े से खुश खुश थे। फिर 1965 के अंदर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हम दोनों के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर थे। 1965 में अप्रैल में पाकिस्तान ने ये किया कि रण ऑफ कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर अटैक किया। इसी के साथ साथ असल उसको अटैक, असल पाकिस्तान की जो दिल में बात छुपी हुई थी, जो पाकिस्तान के दिल में बात थी, वो बात थी कि उसने कश्मीर छीनना चाहा था, लेकिन वो उसके हाथ में आया नहीं था। तो जो चीज आप लेना चाहते हो और वो आपके हाथ में नहीं आती है, तो आपके दिल में एक चुभन होती है। साइकोलॉजिकल बात है ये, आपके दिल में क्या होती है? चुभन होती है। और जब तक आप वो चीज ले नहीं लेते, आपको चैन नहीं है। तो पाकिस्तान को भी चैन नहीं आता था। 47 में कोशिश किया, फिर इंतजार करता रहा। फिर 1965 में उसने क्या किया? उसने अटैक किया रण ऑफ कच्छ में। उसने अटैक क्या किया? रण ऑफ कच्छ के अंदर। और असली में उसको क्या करना था? उसको कश्मीर लेना था। तो बड़ा अटैक किया उसने कश्मीर के अंदर। तो आपने खेला नहीं है क्या वो, ये ऐसा हाथ बांध कर वो करते ना, मारते हैं? तो उसमें क्या करते हैं, दिखाते यहाँ से मार रहे हैं और यहाँ से मार देते हैं, समझे आप? तो वैसा कुछ पाकिस्तान करना चाह रहा था कि इधर से मारो थोड़ा सा टपलू किसके ऊपर, रण ऑफ कच्छ के ऊपर, और वहां से छीन लो कश्मीर। हालांकि वो भी हो नहीं पाया। फिर पाकिस्तानी रूलर्स को ये लग रहा था कि इंडिया को यहाँ से परेशान कर देंगे तो इंडिया आर्मी भेजेगा रन ऑफ कच्छ पर, और हम लोगों को आर्मी वहां से मूव हो जाएगी कश्मीर से, और हम क्या करेंगे, कश्मीर में हमला करेंगे तो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा लड़ेगी, हमारा साथ देगी, और फिर हम क्या कर लेंगे, हम कश्मीर को हमारे साथ मिला लेंगे। तो अब ये जो प्रेशर थे कश्मीरी फ्रंट पर वो करने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने बोला अच्छा ठीक है बेटा, तुम हमको हमला कर रहे हो कहाँ पर, ये रण ऑफ कश्मीर, और लेना चाहते हो कश्मीर। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला जाओ सीधा लाहौर चले। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, वहाँ की सबसे बड़ी अवेलेबल सिटी बोल सकते हैं, या कराची के बाद होगी। तो वो लाहौर तक वो पूरा अपने जो लोग थे, अपने फौजी थे, वहां तक चले गए, इंडियन फौजी वहां तक चले गए। और बाद में फिर यूएन ने आया, इंटरवेंशन कराया, जो यानी कि दो लोग लड़ रहे हैं, समझे आप, क्लास के अंदर दो लोगों का झगड़ा हो गया, फिर टीचर वीचर ये लोग सब लोग आके जब रुका दिए, छोड़ो 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 छोड़ो, तो वैसा ही ये यहाँ पर होने लगा। और फिर हम लोग फिर थोड़ा सा शांत बैठे। बाद में लाल बहादुर शास्त्री
और पाकिस्तान के अय्यूब खान थे। तो ये लोगों का ताशकंद के अंदर जो कि आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के आसपास कहीं, या ताजिकिस्तान ही होना चाहिए, उसके अंदर है। तो सोवियत यूनियन ने वहां पर क्या किया, ब्रोकर करवाया बोले तो दो लोगों के बीच में इसने मांडोली कराया, मांडोली बोले तो कॉम्प्रोमाइज करवाया। अब इंडिया को यह हुआ कि 1965 के वॉर में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिलिट्री लॉस हुआ, उसके बाद लेकिन हमारा फायदा यह हुआ कि हमने खूब मार दिया उनको, लेकिन नुकसान यह हुआ कि पैसे बहुत चले गए। पहले ही घर में खाने के वादे पड़े हुए हैं, वो बच्चे भूखे हैं, और यहाँ पर झगड़ लिए तो वहां पर यह हुआ कि पैसे और ज्यादा चले गए। तो वैसा हुआ। फिर 1971 के अंदर बांग्लादेश वॉर हो गई। 1970 के अंदर बांग्लादेश वॉर का क्या मसला था, 1970 के अंदर ये हुआ, पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा क्या, उनका तो खत्म ही हो गया, आधी कंट्री टूट गई, उनकी आधी कंट्री टूट गई। वहां पर जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन के अंदर जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, जुल्फिकार अली भुट्टो कौन है, बिलावल भुट्टो के नाना। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं। आसिफ अली जरदारी जो है पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी शादी हुई थी बेनजीर भुट्टो से। बेनजीर भुट्टो थी इनकी बेटी, क्या कहते हैं उन्हें, यही हजरत की जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। सिंध के लोग थे ये, भुट्टो जो सरनेम है वहां का है, काफी फेमस वहां की पार्टी है। यानी कि एक है वहां की मुस्लिम लीग एम, यानी नवाज शरीफ, MLN ओरिजिनल पार्टी, जैसे यहाँ की कांग्रेस है वहां की मुस्लिम लीग है, और ये तीसरी है उनकी कौन सी, PPP, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर भुट्टो की ये पार्टी थी। तो वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो जीत गए, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भुट्टो जीत गए, और ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग आ गई। अवामी लीग एक वहां पर मुजीबुर रहमान साहब करके एक शख्स थे। तो इन लोगों, वो मुजीबुर रहमान साहब ने ईस्ट पाकिस्तान में, जो फिलहाल बांग्लादेश बना हुआ है, वहां पर वो इलेक्शन जीत गए। बंगाली पॉपुलेशन जो थी, तो उन्होंने जो मुजीबुर रहमान को जिता कर लाया था, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बंगाली लोगों से जो थे वेस्ट पाकिस्तान वाले, थोड़ा अच्छा बर्ताव नहीं करते थे, उनको गिरा कर देखते थे, और उनसे सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर वो बर्ताव करते थे। तो भाई आपके साथ भेदभाव होता है, वो घर में हो, वो क्लास में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, ग्रुप में हो, आपको समझ में आ जाता है। तो वैसा ही भेदभाव चलता था हमारे बेचारे बंगालियों के साथ। तो बंगालियों ने मुजीबुर रहमान को चुनकर लेके आ गए, और पाकिस्तानी रूलर्स जो थे उनको ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि मुजीबुर रहमान कैसे वहां पर आते। अब वो ये भी नहीं कर रहे थे। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हम एक फेडरेशन बनाएंगे, यानी और ज्यादा ऑटोनॉमी चाह रहे थे, थोड़ी आजादी चाह रहे थे वो, लेकिन इसको भी नहीं मान रहे थे वो पाकिस्तानी वहां के जो लीडर थे। उनको ये डर था उनको कि ये अलग ना हो जाए, ये बंगाल जो है हमारा, या जैसे आप ईस्ट पाकिस्तान बोलिए, वो टूटकर अलग ना हो जाए, ये डर उनको था पाकिस्तानी लीडर्स को। तो 1971 के अंदर शुरू में पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर खूब, यानी कि लाठी डंडे वो लोग बरसाने लगे। इसके रिस्पांस के अंदर लोगों ने क्या किया, बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए एक स्ट्रगल छेड़ा, तो पाकिस्तान से उन्होंने आजाद करा दिया। अब ये अच्छे वर्ड्स हैं, यूफेमिज्म है ये, अच्छे मखमल में लपेट कर बातें बोली जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज जो होती हैं, खास करके पड़ोसी कंट्रीज और जो एक दूसरे की दुश्मन कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे का घर तोड़ने के लिए हमेशा रहती है। ISI कोशिश करती रहती है किसी तरह कश्मीर अलग हो जाए, पंजाब अलग हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बॉम्बे में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। वहीं रॉ भी ये कोशिश करती रहती है। कोशिश क्या करती है, रॉ को तो इतनी बड़ी सक्सेस मिली, इंडियन आर्मी को इतनी बड़ी सक्सेस मिली है, इंडियन गवर्नमेंट को, तो उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। वहां पे फिर अभी भी हम धमकी खुले, आप तो खुले हम धमकी देते हैं तुम्हारा बलूचिस्तान अलग कर देंगे, सारी चीजें कर देंगे। तो उस वक्त भी हम लोगों ने इंटरनली वहां पर एक रिबेलियन खड़ा किया, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। रिबेलियन खड़ा हुआ, हमने बाहर से मदद कर दी, हमने हमला कर दिया, और बन गया आपका बांग्लादेश। तो ये हो गया। लेकिन ऐसा करने के बाद ये होता है कि अब तक के भी रिलेशन ठीक नहीं हो। 1971 में बांग्लादेश बना था, सोचिए आप, तकरीबन 50 साल हो, पूरे 50 साल हो गए, पूरे 50 साल हो गए। तो इतने दिन तक भाई मारना किसी को भी आसान है, याद रखिए, किसी को मार देना, किसी को पीट लेना, कोई कंट्री बना देना, किसी को मिलिट्री में हरा देना, ये आसान काम है ये, लेकिन कभी भी इससे सोल्यूशन नहीं होता मसलों का। आपने जर्मनी को मार दिया,
आपने जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मार दिया, बोलते वर्ल्ड वॉर 2 हुई इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 हुई, और वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इतना ज्यादा जलील किया गया जर्मनी को, तो हिटलर ने उसी का तो बदला लिया। तो मारना पीटना कभी भी कोई मसले का ये लॉन्ग टर्म मसले का हल नहीं होता। तो फिर ये हुआ कि आपने वहां पर ये सब किया है, तो वहां से तकरीबन 80 लाख रेफ्यूजीज आ गए, ईस्ट पाकिस्तान से हमारे पास आ गए और इंडिया के अंदर उन्होंने ले लिया। आप जो आज चिल्लाते रहते हो रोते रहते हो कि बंगाल के अंदर रेफ्यूजीज हैं और हमारे पास आपके बॉम्बे के अंदर भी आता है कि यहाँ पर रेफ्यूजीज, और सच भी है। यहाँ पर तो आपके जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, यहाँ पर इलाके हैं मलाड मालवनी वगैरह, वो बीच में चल रहा था, आपने देखा होगा कुछ के वहां पर बीजेपी के कुछ मेंबर्स हैं, वो खुद वो बांग्लादेशी लोग हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। तो इंडिया में कई इलाकों के अंदर पहले बांग्लादेशी लोग, क्यों? क्योंकि आपने वहां पर उनको आजाद कराने के लिए आपको आने देना पड़ा। जब आप आजाद करा रहे थे वहां पर उनको, और आप उनकी मदद कर रहे थे, तो उनकी जब आप मदद ले रहे थे तो आपको भी मदद करना पड़ा, ठीक है आ जाओ हमारे पास रह लो। तो इंडिया ने मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया बांग्लादेश के फ्रीडम के अंदर, और पाकिस्तान ने इंडिया को एक्यूज किया कि तुमने हमको तोड़ने की साजिश की है। ये दोनों भी बात है, सही भी बात है, यानी कि इंडिया ने जो किया वो भी बात सही है कि हमने तो सपोर्ट किया, और पाकिस्तान भी सही बोल रहा है हमने तोड़ने की कोशिश नहीं की, कॉन्स्पिरेसी नहीं की, इंडिया ने तोड़ दिया। सपोर्ट फॉर पाकिस्तान, अब चाइना और यूएस उसको सपोर्ट करने लग गए पाकिस्तान को। यूएस और चाइना का 1960s के अंदर रेप्रोचमेंट हुआ, एक दूसरे से मिल गए, तो हम लोगों के लिए टेंशन हो गया। हेनरी किसिंगर जो था वो चुपके से, वहां का प्रेसिडेंट था यूनाइटेड स्टेट्स का, वो चुपके से पाकिस्तान के थ्रू चाइना जाकर आ गया 1971 के अंदर। तो हम देखे कि अच्छा ये टीम बन रही है, हमारे खिलाफ टीम बन रही है, आप क्लास के अंदर हो और आपके जो खिलाफ वाले जो लोग हैं वो दो तीन जो बड़े बड़े गुंडे हैं, दो बड़े गुंडे और वो छोटा गुंडा, वो दोनों तीनों मिलकर, तो हम लोग बोले अच्छा ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं दूसरे से दोस्ती कर लेते। तो हम चले गए यूएसएसआर के पास, और हमने क्या कर लिया, यूएसएसआर से 20 इयर्स ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी विद सोवियत यूनियन 1971 से शुरू हुई, 1991 तक चली, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 1991 आने आने तक तो पूरा सोवियत यूनियन ही टूटकर बिखर गया। तो सोवियत ने ये ट्रीटी से क्या हुआ, हमारी जो पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी सोवियत यूनियन से थी, तो सिंपल ये था भाई मेरा झगड़ा होगा तो मैं आऊंगा, तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम आना, मेरा झगड़ा होगा तो मैं आऊंगा। और सोवियत सपोर्ट, अगर कोई भी कंट्री हमको अटैक करती है इंडिया को, तो सोवियत आएगा। तो वही गली मोहल्ले के झगड़े भाई ये कि मतलब दो चार छह लोग ग्रुप बना लिया, बोले कि मेरा झगड़ा होगा तो तूने आ जाना, तेरा झगड़ा होगा तो मैं आ जाऊंगा, इस तरीके से ये करने लगे। और कई दिनों तक डिप्लोमेटिक टेंशन रहा, मिलिट्री बिल्डअप हुआ, फुल स्केल वॉर फिर शुरू हुई दिसंबर 1971 के अंदर। 16 दिसंबर को हमने बांग्लादेश बना दिया। कौन सा? 16 दिसंबर के अंदर हम लोग बांग्लादेश बना चुके थे। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो थे उन्होंने पंजाब में अटैक किया। पंजाब में अटैक करने के बाद फिर ये हुआ कि राजस्थान में भी अटैक किया उन्होंने। फिर आर्मी जम्मू कश्मीर में गई, उनका मकसद ही जम्मू कश्मीर है, उनको जम्मू कश्मीर अब तक मिला ही नहीं, उनको जम्मू कश्मीर अब तक के मिला ही नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अब तक के वो परेशान है जम्मू कश्मीर लेने के लिए। अब फिर हम डरे हुए हैं, हमको यही डर है ना भाई, हम लोग क्यों डरते हैं, हमने करके रखा है ना 1971 के अंदर। अफगानिस्तान में कुछ हो रहा है तो आज हमको क्यों डर लग रहा है? अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ रही है तो हमको डर इसलिए लग रहा है कि हमने भी करके रखा है 1971 के अंदर, और हमको डर लगता है कि यार ये फिर आएगा जम्मू कश्मीर लेने, इतने दिन से तो चल ही रहा है। तो असल पाकिस्तान का है जम्मू, उसके दिमाग से निकलता ही नहीं जम्मू कश्मीर। इस्तिखारा वगैरह एक आधी बार कर लेंगे वो तो दिमाग से निकल भी जाए, जो चीज नई नई मिलती है ना हमको, तो हमने इस्तिखारा कर लेना चाहिए, तो वो दिमाग से क्या होती है, निकल भी जाती है। तो फिर इंडिया ने किया, एयरफोर्स से और नेवी से और आर्मी से, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट दोनों के ऊपर क्या किया, उनके ऊपर हमला कर दिया। 71 के अंदर ईस्टर्न फ्रंट बोले तो जो ईस्ट पाकिस्तान था ना उस वक्त, और वेस्टर्न फ्रंट बोले तो राजस्थान और पंजाब वगैरह का इलाका। फिर जो लोकल पॉपुलेशन थी ईस्ट के अंदर, उन्होंने पहले से अपना सेटिंग थी कि हम लोग हमला करेंगे, तुम लोग अंदर से रिबेलियन कर देना, तो वो लोग ने भी रिबेलियन कर दिया। 10 दिन के अंदर इंडियन आर्मी ढाका के पास पहुंच गई। 90,000 पाकिस्तानी फौजी, इतनी बड़ी जिल्लत, इतनी बड़ी जिल्लत पाकिस्तान के लिए कोई हो ही नहीं सकती कि आधी कंट्री टूट गई और 90,000 फौजी हमारे कब्जे में आ गए। तो ये उस वक्त में हुआ। फिर बांग्लादेश फ्री कंट्री बन गया, इंडिया ने यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। तो एक साइकोलॉजी में ये भी बात आती है कि अगर आपको कोई पीटता है तो आप फिर अपने से कमजोर किसी को पीटते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इंडिया के अंदर देखो,
कास्ट सिस्टम के अंदर ब्राह्मण जलील करता है छोटे वाले को, वो उसको और छोटे को जलील करते, वो और छोटे को जलील करते, तो आप देखोगे दलितों तक आने तक वो दलित इतने भी कास्ट सिस्टम बना हुआ है और छोटे को जलील करते। इंडिया में देखो मतलब वो जो सर्कल घूमता है, मैं ये अपने घर में जो जुल्म होगा वो अपनी भाभी के ऊपर होगा, तो अपनी जो भाभी है उस पर कौन, मतलब मेरी बहन जुल्म करेगी, वो जाएगी अपने घर में और वहां पर वो जाकर क्या करेगी, वो अपनी बहन पर जुल्म करेगी। तो जुल्म का सिलसिला चलता रहता है। ये और थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, फिर अपने को एक अच्छी फीलिंग आती है, यानी हमारे ऊपर हमला किया चाइना ने और यूनिलैटरल सीज फायर किया, हमने क्या किया, हमला कर दिया पाकिस्तान पर, यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया। शिमला एग्रीमेंट हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में 3 जुलाई 1972 के अंदर, और फिर पीस वगैरह कायम हो गया, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया और डिसाइसिव विक्ट्री, डिसाइसिव विक्ट्री। तो बड़ा जुबिलिएशन का मूड था हमारे पास, नेशनल जुबिलिएशन। असल में हमारी जो ह्यूमिलिएशन हुई थी, जो हम पिट कर आए थे चाइना से, तो जब से बड़ा परेशान थे हम लोग, तो कुछ तो चाहिए था, तो हमने पीट दिया पकड़ के किसको, 1965 में थोड़ा पीटा था, लेकिन 71 में तो पूरी कंट्री तोड़ डाली, तो वो हमको बहुत ज्यादा क्या हुई, खुशी हुई। कमजोर जो है अब इंडिया के अंदर ये लगा कि भाई ये बहुत बड़ी हमारी नेशनल ग्लोरी है और इंडिया का मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इंडियंस आमतौर से जैसे होते हैं वैसे इंडिया है, इंडियंस अपने से मजबूत इंसान से झगड़ा नहीं करते, वो अपने से कमजोर को बराबर मारते हैं, और अपने से मजबूत से वो झगड़ा करने से हमेशा क्या करते हैं, वो बचते रहते हैं। तो मिलिट्री पावर इतना ही बढ़ रहा था तो चाइना से लड़ लेते, तो चाइना से हम कभी नहीं लड़ेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे कमजोर को मारेंगे। अब वो कमजोर भी बहुत दूध का धुला नहीं था, पाकिस्तान जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है वो। तो फिर ये है कि उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी को कहा गया दुर्गा माँ, और वो जैसा उसके लिए कहा गया था ना रानी लक्ष्मीबाई के लिए, शी वाज द ओनली मैन अमंग द फाइटर्स, और उसको यानी कि हर यानी आरएसएस और ये वो सारी अपोजिशन पार्टीज भी गुण गाने लगी किसके, इंदिरा गांधी के, और उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद ये हुआ कि 1971 की वॉर के बाद असेंबली इलेक्शंस हुए कई स्टेट्स के अंदर, और कांग्रेस को फुल मेजोरिटी आ गई, जैसा कि, तो ये साइकोलॉजी को नरेंद्र मोदी समझते हैं। एक बालाकोट वाला जो मामला हो गया, बालाकोट पे एयर स्ट्राइक कर दी, तो नरेंद्र मोदी ने तो इतना जबरदस्त काम किया कि इतनी बड़ी जंग भी नहीं की, जाकर सिर्फ एयर स्ट्राइक किया, छोटे से कॉस्ट के अंदर इतना बड़ा पूरा नेशनल इलेक्शन उनके फेवर में चला गया। तो इंडिया के अंदर फिर हमने प्लानिंग वगैरह शुरू की थी। अब भाई तुम यूपीएससी का प्लान बनाए कि 5 महीना ये पढ़ूंगा, साल भर ये पढ़ूंगा, 2 साल, बाजू वाले से लड़ने लग गए। हाँ, 5 हफ्ते का प्लान बनाए थे या 5 दिन का आपने प्लान बनाए थे, पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो कुछ प्लान व्लान हो पाया, तो वैसे इंडिया के साथ हुआ, तो प्लान व्लान कुछ फॉलो वॉलो हुआ नहीं, और ये हुआ कि सब डीरेल हो गए वो, और जो रिसोर्सेज घर में पहले ही पैसा कम था, खाने पीने के वांदे पड़े हुए थे, तो हॉस्पिटल में और पुलिस के उसके अंदर लगने लगे। फिर उसी वक्त हमने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनाया 1962 के अंदर, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई बनाया नवंबर 1965 के अंदर। अब इसके बाद ये हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 1962 में बना, डिफेंस सप्लाई 1965 में बना। जंगे हो रही है तो आपको हथियार हथियार यानी कि बनाकर रखने पड़ेंगे, और उसको धार वार लगा के रखना पड़ेगा, उसके लिए सारी चीजें बनी। थर्ड प्लान हमारा 1961 से 66 का था। तो आप अगर लड़ाई झगड़े करोगे तो आपका खर्चा तो बढ़ेगा। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी देखते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोडक्शन जो एक्सप्लोजन हुआ हमारे पास, हमने मई 1974 के अंदर किया। नेहरू को हमेशा से साइंस वाइंस में बहुत ज्यादा बिलीव थी, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बिलीव थी। इंडिया की जो बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी थी, उनको लगता था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। और यानी कि जैसा हम लोग को लगता है ना, इंडियंस को नहीं लगता है कि, आपको नहीं लगता है कि मेरे पास अगर अच्छे अच्छे डिवाइस आ जाए, अच्छा मोबाइल आ जाए, अच्छा आईपैड आ जाए, अच्छा, तो मेरी जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी और मेरी जबरदस्त यूपीएससी पास हो जाऊंगा, आईआईटी नीट सब क्रैक कर लूंगा। लेकिन ये बात है कि ये सारी चीजों से होता तो है सही, लेकिन आपको पहले बेसिक्स पर आपके ध्यान देना पड़ता है। तो अब उसके अंदर ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान था, उसमें एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 1940s के अंदर होमी जे भाभा ने इसको शुरू किया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारा ट्रॉम्बे के अंदर, बॉम्बे के अंदर। तो वो जो है वो न्यूक्लियर हमारा प्लान बना रहा था। इंडिया एटॉमिक एनर्जी जनरेट करना चाहता था पीसफुल पर्पस के लिए। पीसफुल पर्पस के लिए क्या एटॉमिक एनर्जी होती है,
नंबर वन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एटॉमिक एनर्जी काम में आती है। आप जो क्या करते हैं, ये फिजन या फ्यूजन जो वो होता है, उसका आप एटम को फोड़ दो, एटम फूट गया तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट करके आप क्या करते हो, आप भाप बनाते हो, पानी को गर्म करते हो। यानी आपने देखा होगा हमारे पास जो रिएक्टर्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइट वाटर रिएक्टर, इस तरीके से उनके नाम होते हैं। तो पानी गर्म होता है, गर्म होने से भाप जनरेट होती है, भाप जनरेट होकर उसको एक पाइप के थ्रू हम आगे लेके जाते हैं, आगे टरबाइन होता है, टरबाइन जैसे ही घुमा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनना शुरू। तो इंडिया अब तो नंबर वन आप पीसफुल पर्पस में क्या आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, कैंसर वगैरह का जो इलाज होता है कुछ उससे होता है, और भी कई पीसफुल पर्पसेस है। तो नेहरू चाहते थे कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो और पीसफुल पर्पसेस के लिए हम इसका इस्तेमाल करें। अलबत्ता वेपन्स के खिलाफ थे, नेहरू बोलते थे नहीं हम वेपन्स के क्या है खिलाफ में है। तो उन्होंने क्या किया, जो सुपर पावर्स से उनको कहा कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट करो, एक काम करो, सब लोग अपन न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देते हैं। ये ऐसा ही है कि क्लास में या मोहल्ले में आपकी सोसाइटी है, क्लोज्ड सोसाइटी है, उसमें 3-4 लोगों ने बंदूक लेकर आ गए, तो 3-4 लोग बंदूक लाए और फिर वो पांचों ने भी बंदूक ले लिया, हमारे पड़ोसी ने। अब ये पांचों मिलकर क्या बोल रहे हैं हमको कि भाई अब कोई बंदूक नहीं लाएगा। इंडिया ने बोला ऐसा कैसे बंदूक नहीं लाएगा, तुम सब पांचों लेके आ गए और हमको मना कर रहे हो, हम भी लाएंगे बंदूक, या फिर तुम सब पांचों बंदूक छोड़ दो तो हम भी छोड़ देंगे। एकदम सही बात इंडिया ने की। तो वैसे ही न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई, ये यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, 5 लोग ने ले लिए न्यूक्लियर वेपन दुनिया भर के अंदर, और बाद में लोगों को बोलने लगे कि एनपीटी साइन करो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इंडिया ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, तुम लोग सब लोग पहले हटाओ न्यूक्लियर वेपन, तो हम लोग भी साइन करेंगे, नहीं तो हम लोग भी साइन नहीं करेंगे, हम लोग भी न्यूक्लियर वेपन लेंगे। ये लोग बोले हम लोग तो पीस के लिए कर, मतलब किसी के पास तो बंदूक हो ना, हम तो पुलिस है दुनिया की। इंडिया वाला वो सब कुछ हम नहीं सुनते, तुम हटाएंगे तो हम हटाएंगे। और फिर वो लोग धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने भी लगे। और कम्युनिस्ट चाइना ने 1964 के अंदर क्या किया, अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। 62 में अपने को इतना मार के गया, अपना पड़ोसी को पिटाई इतनी कर दिया, और 64 के अंदर 2 साल बाद न्यूक्लियर वेपन भी बना दिया, बंदूक भी लेकर आया, तो मेरे को तो डर लगेगा ना भाई। तो जैसे ही उन्होंने ये किया, तो 68 के अंदर उन्होंने एनपीटी लेके आ गए। तो इंडिया बोला ये सब कुछ नहीं, अपने को तो और ज्यादा डर लगेगा, एक तो बंदूक लाया, पहले तो मारा मुझे, फिर बंदूक लेके आया, बंदूक लाके अब 5 लोग मिलकर बोल रहे हो कि और कोई बंदूक नहीं लाएगा। तो मैं पहली फुर्सत में बंदूक लाऊंगा। तो हमने क्या किया, फिर पहली फुर्सत में 1974 के अंदर हमने उसके टेस्ट किया। और मतलब मजे की बात है ना, हम चाइना से डर कर न्यूक्लियर वेपन बनाए, और हमसे डरकर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया। तो इंडिया ने कहा कि हम न्यूक्लियर पावर को पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की पॉलिसी पर कारबंद है, और अगर सब लोग न्यूक्लियर वेपन खत्म करते हैं तो हम लोग भी क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। और उस वक्त में 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए। वो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत खतरनाक पीरियड था। आप जानते हैं कि 1976 के अंदर आपकी 71 में बांग्लादेश वॉर हुई, 76 के अंदर ये हुआ कि इमरजेंसी लग गई, 73 के अंदर अरब इसराइल वॉर हुई थी। अरब इसराइल वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। ऑयल प्राइसेस इतने बढ़ गए थे कि आम जनता को जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी हुई। पहले सारी चीजें ट्रांसपोर्ट वगैरह डीजल व्हीकल से होता था, डीजल के प्राइसेस इतने बढ़ गए तो सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए, और महंगाई बहुत ज्यादा आसमान छूने लगी। और कंट्री के अंदर एजिटेशंस वगैरह चल रहे थे, रेलवे स्ट्राइक वगैरह उस वक्त में हुई थी। यहाँ तक मुझे याद आ रहा है जॉर्ज फर्नांडिस ने वो रेलवे स्ट्राइक करवाई थी, बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक जो थी। तो पार्टीज के अंदर हमारे कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस थे, यानी कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपस में कुछ डिफरेंस थे। लेकिन जो बाहर से, यानी इंडियंस क्या बोलते हैं, आपस में लड़ दो, लेकिन बाहर क्या, हम इंडियंस ऐसे ही है ना, हम और आप क्या करते हैं, घर के अंदर कितना भी लड़ते हैं, बाहर वाले से झगड़ा हुआ तो सब एक उस पर आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी है। अब उसमें कुछ चीजों पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक तो नेशनल इंटीग्रेशन पे कि देश एक रहेगा, दूसरा इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम बचा कर रखेंगे, तीसरा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कि हमारा फायदा जिसके अंदर है हम वही काम करेंगे।
तो 1962 से 72 तक इंडिया ने 3 वॉर्स झेली और बाद में फिर ये हुआ कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर के अंदर आई, तो फॉरेन पॉलिसी जो है तो पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर से ज्यादा रोल प्ले नहीं किया। फॉरेन पॉलिसी अपनी बराबर वैसी चलती रही कि भाई अंदर कुछ भी होने दो घर के, बाहर से जो अपने रिलेशन है वो जैसे के वैसे चलते रहेंगे। अब इंडिया ने ये किया कि फिर 19 न्यूक्लियर वेपन का एकदम सीधा सीधा था। इंडिया ये बोलता था कि सब लोग हथियार जब खत्म करेंगे तो हम हथियार खत्म करेंगे। फिर इंडिया ने ये किया कि जो एनपीटी का इनडेफिनेट एक्सटेंशन को भी इसने बर्दाश्त नहीं किया। इनडेफिनेट एक्सटेंशन यानी कि वो एनपीटी को बढ़ाते जा रहे थे। इंडिया बोला हम तो पहले मानते ही नहीं है एनपीटी को, हम क्या करते हैं, हम पहले मानते ही नहीं है। और 1995 के अंदर एक और उन्होंने ट्रीटी लाई, सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, के कोई भी बंदूक चलाकर नहीं देखेगा। भाई बंदूक रखना एक अलग बात होती है और बंदूक चलाना अलग बात होती है। बंदूक लाके बाजू वाला रखा है तो एक अलग किस्म का हमको डर होता है, अगर उसने मोहल्ले में निकलकर गोली चला दिया डुचकिया तो फिर वो पूरे मोहल्ले में खौफ अलग फैलता है। तो उन्होंने बोले ठीक है तुम लोग लेके आओ, लेकिन क्या मत करो, चलाओ मत। ऐसा नहीं कहा लेके आओ, यानी कि इंडिया ये मान ही नहीं रहा था ना एनपीटी, तो उसने बोला चलाना नहीं। अगर बंदूक बना भी लिए, बंदूक ला भी लिए तो चलाना नहीं। इंडिया ने बोला हम ये भी नहीं सुनते। तो 1998 के अंदर, मई के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर, और एपीजे अब्दुल कलाम भी उसके अंदर थे। अपने 15 दिन बाद पाकिस्तान ने बोला अच्छा तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पास अकेले के पास बंदूक है, ये देख के देख मेरे पास भी क्या है, बंदूक है। और उसने भी फिर न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह कर लिया। अब ये दो लोगों के पास बंदूक आ गई और दो लोग आमने सामने खड़े हुए, तो डर है कि नहीं कि किसी ने गोली चला दिया तो ये यानी हम लोगों को डर लगने लगा। और इंटरनल यानी मोहल्ले वाले पूरे डर गए कि ये दो दुश्मन और दोनों के पास क्या आ गई, बंदूक आ गई। मोहल्ला बोले तो पूरी दुनिया, और वो लोग डरने लग गए। अब इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस का, कि भाई अपने पास कम से कम ये होना चाहिए कि अपन अपनी हिफाजत कर सके वैसी बंदूक चाहिए। और हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज। इंडिया ने बोला हम पहले यूज ही नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने बोला वेरी गुड। पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान चुप बैठ गया। मतलब अपन मोहल्ले में बोल रहे हैं हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे, पहले यूज नहीं करेंगे, पाकिस्तान चुप बैठ गया। तो अब ये हो गया, वेगनेस आ गई। अब जब वेगनेस आ गई तो हमको प्रॉब्लम हो गई। हमने तो क्लियर बोल दिया कि ये हमारी रेडलाइंस है और हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा है तो हमको नहीं मालूम। हमने सोचा कि हम बोलेंगे हम पहले यूज नहीं करेंगे तो वो भी बोल देगा मैं पहले यूज नहीं करूंगा। जब दोनों ही पहले यूज नहीं करेंगे तो दोनों बच गए। लेकिन मैंने तो बोल दिया मैं पहले यूज नहीं करूंगा, सामने वाला बोल ही नहीं रहा है कि मैं पहले यूज नहीं करूंगा। तो उससे मेरे को प्रॉब्लम हो गया कि मैं तो फंस गया जबान देकर, और उसने तो अपनी जबान ही नहीं दिया। तो पाकिस्तान ने ऐसी उस वक्त में होशियारी किया। फिर इंडिया ने कहा कि देखो ग्लोबल, पूरी दुनिया का वेरीफाइबल, हम लोग भी वेरीफाई करना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अगर होता है तो हम भी हमारी बंदूक फेंक देंगे, हमारा न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। यानी पूरी दुनिया करे और वेरीफाइबल, हम लोग उसको वेरीफाई कर सके। तुम्हारे घर में आके हम तलाशी लेंगे, हमारे घर में आके तुमने तलाशी लेना कि बंदूक है या नहीं है। और फिर दूसरा ये कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, फेंकेंगे तो सबके वेपन फेंकेंगे। तो इसके लिए इंडिया इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। फिर वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अलायंस शिफ्ट होने लगे। कहीं जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो 1977 से पावर में आने लगी, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी उस वक्त बड़ी चेंज हो रही थी। ये वही पीरियड था। तो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशन पर इससे क्या असर पड़ा? जनता पार्टी ने क्या किया, जनता पार्टी ने बोली कि वी विल फॉलो ट्रू या फिर जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट। जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट बोले तो हम खाली बोलेंगे नहीं कि हम ना यूएस के फेवर के हैं ना यूएसएसआर के फेवर के हैं। हम जो यूएसएसआर को थोड़ा ज्यादा हम फेवर करने लग गए हैं, उससे थोड़ा हम बचेंगे। फिर यानी प्रो सोवियत जो टिल्ट था उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। उस वक्त से फिर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उन्होंने चाइना से और यूएस से रिलेशंस रखने के लिए कोशिशें की। यूएसएसआर का असल में मालूम पड़ रहा था कि ये बर्बादी की तरफ जा रहा है। 1979 के अंदर उसकी वॉर हो गई और उसने जो हमला कर दिया अफगानिस्तान पर, और ये समझ में आ रहा था कि ये खत्म हो जाएगा। तो इंडिया के ने भी इसको समझ लिया, और क्योंकि अब बचा हुआ है सिर्फ आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुपर पावर, सोल सुपर पावर, तो उसके आगे पीछे तो हमको करना ही है। तो वो हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी आई, कांग्रेस या नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, उसने ये किया कि वो यूएस के साथ अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश की।
अब अपने फॉरेन पॉलिसी के अंदर दो एक क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, पाकिस्तान के साथ हमारे क्या रिलेशन है, कि हमारा स्टैंड क्या है। दूसरा, यूएस के साथ हमारे रिलेशन किस तरीके से है। तो 1990s के बाद कई लोगों को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई अपनी जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, हम लोग उसको हमारी ये हम लोग बहुत ज्यादा यूएस को सपोर्ट करते हैं। देखिए, राजीव गांधी की जो डेथ हुई 1989 के अंदर और उनको उड़ाया गया, एलटीटी ने जो उड़ाया, तो उसकी जो साजिश के तार आते हैं वो इससे आते हैं कि ये वेस्टर्न पावर्स का हाथ था इसमें, क्योंकि इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, इकोनॉमी क्लोज थी, तो हम लोग बाहर की कंपनीज को आने नहीं देते थे, बाहर की कंपनीज आ नहीं पाती थी, तो इतने जो करोड़ों लोग इंडिया में थे वो मार्केट उनको नहीं बन पाता। तो मार्केट देने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो थी कांग्रेस। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग बहुत ज्यादा सोशलिस्ट लोग थे, तो ये लोग ये करने नहीं दे रहे थे, तो इसके लिए भी उनको उड़ाया गया, इस तरीके की एक थियरी आती है। अब फॉरेन पॉलिसी इज ऑलवेज डिक्टेटेड बाय आइडियाज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा बुक वाले कहते हैं कि हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट देखो, यानी ऐसा है कि मैं सिर्फ अपना फायदा देखूं, मैं लोगों से जो भी रिश्ते रखता हूँ उसमें सिर्फ अपना फायदा देखूं, मैं क्या हूँ, ये तो कोई सही बात नहीं है। हमने देखना चाहिए कि मेरा भी फायदा हो, दुनिया का भी फायदा हो, और अगर मेरे फायदे से दुनिया का नुकसान हो रहा है तो फिर मुझे मेरा फायदा त्याग देना चाहिए, या मैं गलती पर हूँ तो मैंने कबूल करना चाहिए, हाँ मैं गलती पर हूँ, और उस तरीके से होना चाहिए। तो 1990 के बाद रशिया था, वो इंडिया का फ्रेंड था, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा वो कंट्री नहीं रहा, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट की तरफ शिफ्ट हो गई। अब आजकल के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे ज्यादा डिपेंड करती है, मिलिट्री इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं करती। लड़ाई झगड़े वैसे भी इतने कम हो चुके हैं, लेकिन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी इसका असर पड़ा। हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ेगी, यूएस एक नंबर कंट्री है, तो उसके साथ तो हमको वो करना ही पड़ेगा। तो चाइना से हमारे इतने झगड़े होते हैं, फिर भी इकोनॉमिक रिलेशन हमारे उनके साथ है। फिर इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उसमें भी कई ट्विस्ट वगैरह आए। कश्मीर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इशू है दोनों के बीच में, और नॉर्मल रिलेशन वगैरह नॉर्मल करने के लिए कई बार हमने कोशिश की। कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, रिश्तेदार हैं लोगों के यहाँ वहाँ, वो लोग वहां पर जाते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन वगैरह करने की कोशिश की, लेकिन अब तक के भी वो नॉर्मल हमारे रिलेशन हुए नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर, इस तरीके से यहाँ हुआ खत्म। अस्सलाम वालेकुम।